सारे सबूतों के साथ बोल रहा हूं। ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करने वाली मशीन है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। रिकॉर्ड करो भाई, तुम नहीं करोगे तो मैं खुद ही करता हूं, ठीक है? हाँ, और ये लाइव चल रहा है। ईवीएम मशीन वोटों का चोरी करने वाली मशीन है और चुनाव आयोग चोरों का, क्योंकि 13 लाख मशीन है तो 13 लाख चोर है और चोरों का सरदार कौन है? चुनाव आयोग है। सारे सबूतों के साथ बोल रहा हूं कि वो मेरे खिलाफ केस दायर कर दे, फिर मैं हाई कोर्ट में उनके मुंह पर सारे डॉक्यूमेंट फेंक के मारूंगा। ये जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास वो फेंक के मारूंगा। तो इसके आधार पर बोल रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर और मोहम्मद अली जीना दोनों बैरिस्टर थे। उनका कहना था गांधी जी और कांग्रेस के लोग अंग्रेजों को कहते थे कि तुम विदेशी हो, चले जाओ। गांधी जी ने तो आंदोलन भी चलाया था, चले जाओ आंदोलन। आंदोलन का नाम था चले जाओ। तो गांधी जी को अंग्रेजों ने पूछा कि कब तक चले जाए? कहा कि आप लोग चले जाओ जितना जल्दी हो सके, कि ऐसे ही छोड़ छाड़ करके चले, ऐसे छोड़ छाड़ करके चले जाओ, बाकी हम देख लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर और मोहम्मद अली जीना बैरिस्टर थे, वो तो जानते थे। उन्होंने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही छोड़ छाड़ करके मत जाना, संविधान बनवा कर जाना, नहीं तो ये लोग, आप अगर ऐसे ही चले गए तो मनुस्मृति लागू कर देंगे। आप ऐसे ही मत जाना, संविधान लागू करवा के चले जाना। तो अंग्रेजों के नियंत्रण में 46 में चुनाव हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई और वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उस संविधान पर अमल करने के लिए 1950 को भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम लोकसभा के चुनाव में 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। लोकसभा सेक्रेटेरिएट का आंकड़ा बता रहा हूं और भारत सरकार का आंकड़ा बता रहा हूं, संसद का आंकड़ा बता रहा हूं। और काशीराम जी ने चमचा एज नाम की जो किताब लिखी, उसमें ये उन्होंने लिख कर रखा। ये लिखी हुई बात बता रहा हूं, उस किताब में लिखा। और 22.5% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव पूना पैक्ट के द्वारा चुनकर आने वाले उन लोगों की मदद से जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत की संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। सारे सबूतों के साथ बोल रहा हूं और मेरा ब्राह्मणों को चुनौती है कि वो मेरे खिलाफ केस दायर कर दे, फिर मैं हाई कोर्ट में उनके मुंह पर सारे डॉक्यूमेंट फेंक के मारूंगा। ये जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास वो फेंक के मारूंगा। तो इसके आधार पर बोल रहा हूं। जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने यूपीए बनाया। यूपीए का मतलब है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया। तो ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एक गठबंधन है और इसमें 21-22 पार्टी के लोग शामिल हैं। तो 21-22 पार्टी के लोग मिलकर एक गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी। उसी तरह से आज केंद्र में जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो एनडीए की गवर्नमेंट है और एनडीए बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने किया था। तो एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो उन्होंने भी गठबंधन बनाया। तो नरेंद्र मोदी भाजपा के है, मगर दिल्ली में जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है। तो ये गठबंधन हुई। हमने भी परिवर्तन करने के लिए देश में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का गठबंधन बनाया। इस गठबंधन में उत्तर प्रदेश में 13 पार्टी के लोग सहभागी है। 13 पार्टी के लोगों ने
राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया, उसमें एक पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी है। रूबी सिंह जी उस पार्टी की उम्मीदवार है कासगंज से। क्योंकि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा अंग्रेजी में आरपीएम, ये जो नाम है ये नया नया नाम है, इसलिए इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता रहा था। तो ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया गया, इसे थोड़ा आपको बताना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। इस देश में गांधी जी और नेहरू जी के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन चलाया गया था और उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम फ्रीडम ऑफ द कंट्री यानी देश के आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मैं भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं, मगर मैं फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री की लड़ाई लड़ रहा हूं। इसका मतलब है देश में रहने वाले लोगों की आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। गांधी जी और नेहरू जी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ रहा हूं। आजादी मिलकर 75 साल हो गए, मगर देश में अभी भी ऐसी पुलिस चौकियां है जहां अगर आप एफआईआर दाखिल करने के लिए जाओगे तो आपकी एफआईआर चौकी इंचार्ज लेने के लिए तैयार नहीं होता है। जिस देश को आजाद होकर 75 साल हो गए, गांधी जी और नेहरू जी ने क्या कहा था, देश की आजादी। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, देश में रहने वाले लोगों की आजादी। डिफरेंस बिटवीन, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हो गया, देश में रहने वाले लोग आजाद न? और अगर हुए होते तो पुलिस चौकी में एफआईआर तक दाखिल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इससे आप समझ सकते हैं कि आजादी का आंदोलन भारतीय जनता के आजादी का आंदोलन नहीं था, ये अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन था और अंग्रेजों की जगह पर ब्राह्मणों को बिठाने का आंदोलन था। ब्राह्मणों से मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं है कि उसके खेती को मेरी खेती लगी हुई है और मेरे ढोर डंगर उसके खेती में जाके चरते हैं और उसके खेती का नुकसान करते हैं और उसके ढोर डंगर मेरे खेती में आकर चरते हैं और मेरा नुकसान करते हैं। ये लड़ाई नहीं। इसलिए ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं कि डीएनए के अनुसार, मेडिकल साइंस के अनुसार रिसर्च हो गया और रिसर्च ने यह प्रमाणित किया कि जो भारत में ब्राह्मण जाति के लोग हैं उनका डीएनए यूरेशिया के लोगों से मिलता है। इसका मतलब है ब्राह्मण भारतीय लोग नहीं है, जितने अंग्रेज विदेशी थे उतने ही ब्राह्मण भी विदेशी है। ऐसा डीएनए का रिसर्च है, ये मेरा नहीं है, डीएनए का रिसर्च है। तो इसका मतलब है कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो उन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीरी ब्राह्मण थे उसको प्रधानमंत्री आकर सत्ता देकर चले गए। अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया और ब्राह्मणों ने देश में अफवाह फैला दिया, देश आजाद हो गया। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया और दूसरे विदेशी ने अफवाह फैला दिया, भारत आजाद हो गया। हमारे भोले शंकर लोगों ने मान लिया, देश आजाद हो गया। देश आजाद नहीं हुआ, न देश के रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए। 75 साल हो गए आजादी को। सरकार कहती है 90% गांव में रहने वाले लोग बिलो पॉवर्टी लाइन का जीवन यापन कर रहे हैं और शहरों के 75% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन यानी भूखमरी के लेवल पर 75% लोग जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार के आगे है। और अगर आप
आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि हमारे देश में 29% लोग ऐसे हैं जिनका प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इनकम 6 रुपया है, यानी महीने का 180 रुपया, केवल 180 रुपया। अब खाएगा क्या, पहनेगा क्या, बच्चों को खिलाएगा क्या और पढ़ाएगा क्या। 26% लोगों का इनकम 11 रुपए से 18 रुपए और 28% लोगों का इनकम 24 रुपए का। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 83% लोग देश में इस तरह का जीवन यापन आजादी मिलने के 75 साल बाद हुआ। अब नरेंद्र मोदी का कल परसों का आंकड़ा आपको बताता हूं। उद्योगपति ये 1.5 साल में उनकी इनकम 23, उनकी असेट संपत्ति 23 लाख करोड़ थी, ये 1.5-2 साल में 53 लाख करोड़ हो गई है। केवल उद्योगपतियों की इनकम कितनी हो गई है? 23 लाख करोड़ थी, अब 53 लाख करोड़ हो गई है। 30 लाख करोड़ रुपया इनकम हो गया है। और उद्योगपति कितने? 25-26 उद्योगपति। तो देश की 70% संपदा, प्रॉपर्टी 10% लोगों के नियंत्रण, 10 उद्योगपतियों के नियंत्रण में है और बाकी लोगों की संपत्ति हैरान करने वाली है। ये सारे आंकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि आजादी का आंदोलन जनता के आजादी का आंदोलन नहीं था। एक तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हमने क्यों बनाया, इसके लिए ये तथ्य जानना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर और मोहम्मद अली जीना दोनों बैरिस्टर थे। उनका कहना था गांधी जी और कांग्रेस के लोग अंग्रेजों को कहते थे कि तुम विदेशी हो, चले जाओ। गांधी जी ने तो आंदोलन भी चलाया था, चले जाओ आंदोलन। आंदोलन का नाम था चले जाओ। तो गांधी जी को अंग्रेजों ने पूछा कि कब तक चले जाए। कहा कि आप लोग चले जाओ जितना जल्दी हो सके, कि ऐसे ही छोड़ छाड़ करके चले, ऐसे छोड़ छाड़ करके चले जाओ, बाकी हम देख लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर और मोहम्मद अली जीना बैरिस्टर थे, वो तो जानते थे। उन्होंने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही छोड़ छाड़ करके मत जाना, संविधान बनवा कर जाना, नहीं तो ये लोग, आप अगर ऐसे ही चले गए तो मनुस्मृति लागू कर देंगे। आप ऐसे ही मत जाना, संविधान लागू करवा के चले जाना। तो अंग्रेजों के नियंत्रण में 46 में चुनाव हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई और वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उस संविधान पर अमल करने के लिए 1950 को भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम लोकसभा के चुनाव में 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। लोकसभा सेक्रेटेरिएट का आंकड़ा बता रहा हूं और भारत सरकार का आंकड़ा बता रहा हूं, संसद का आंकड़ा बता रहा हूं। और काशीराम जी ने चमचा एज नाम की जो किताब लिखी, उसमें ये उन्होंने लिख कर रखा, ये लिखी हुई बात बता रहा हूं। उस किताब में लिखा और 22.5% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव पूना पैक्ट के द्वारा चुनकर आने वाले, उन लोगों की मदद से जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत की संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। सारे सबूतों के साथ बोल रहा हूं। और मेरा ब्राह्मणों को चुनौती है कि वो मेरे खिलाफ केस दायर कर दे, फिर मैं हाई कोर्ट में उनके मुंह पर सारे डॉक्यूमेंट फेंक के मारूंगा। ये जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास, वो फेंक के मारूंगा। तो इसके आधार पर बोल रहा हूं। और फिर आगे आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका सहारा लेकर ऐसे कानून बनाए गए कि आज चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त 5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले 3.5% ब्राह्मणों की है।
पहली नेशनल लेवल की पार्टी ब्राह्मणों की चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ने 1885 को बनाई नेशनल कांग्रेस। पहला सबूत। दूसरा सबूत, आरएसएस ने जनसंघ बनाया था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। नाम के साथ बोल रहा हूं, सबूत के साथ। तीसरा, राष्ट्रीय पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमृत डांगे, ये बॉम्बे का कोकनस्थ ब्राह्मण, उसने बनाया। अब उसी में से एक चौथी नेशनल पार्टी बनी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ईएमएस नंबूद्रीपाद, केरला के नंबूद्री ब्राह्मण नंबूद्रीपाद ने बनाई। ओके, चौथी पार्टी। पांचवें नंबर की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने बनाई। अब जिन ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार 6% वोट जिस पार्टी को एक राज्य में पड़ेंगे, वो पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी स्टेट लेवल पर मानी जाएगी। 3-4 राज्यों में अगर ऐसी मान्यता प्राप्त पार्टी हुई तो वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है। एक कानून है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में। अब मगर संख्या ब्राह्मणों की तो 3.5% है। एक स्टेट में रिकॉग्नाइजेशन के लिए 6% चाहिए, तो एक स्टेट में भी ब्राह्मणों की पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती। मगर देखो हालात कैसे, 5 नेशनल लेवल की पार्टियां, नाम लेकर बताया, अकेले ब्राह्मण जाति की है। यदि देश में ईमानदारी से चुनाव हो गया होता, मेरे कार्यक्रमों में चुनाव आयोग के लोग मेरा भाषण रिकॉर्ड करने के लिए नहीं भेजते हैं, क्योंकि मैं चुनाव आयोग के ही विरोध में भाषण करता हूं। तो साला चुनाव आयोग के विरोध में भाषण रिकॉर्ड करेंगे तो चुनाव आयोग पैसे कैसे देगा रिकॉर्ड करने वाले को? ये डिफिकल्टी हो जाती है उसमें। तो इस तरह से ये मैं सुप्रीम कोर्ट में मेरी केस चुनाव आयोग के विरोध चल रही है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सारी दुनिया में रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। मेरे एक भी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग आज तक नहीं दे पाया, समझ रहे? और मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के विरोध में केस की और जीत ली। तो चुनाव आयोग को मालूम है ये वामन मेचराम है, ये बगैर सबूत के कोई बात करता नहीं है। और कौन से सबूत? जो सुप्रीम कोर्ट भी जिसे मानता है। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस में निर्णय दिया कि ईवीएम अकेले ईमानदारी से चुनाव नहीं कर सकती। समझ रहे हो? ये निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अकेले ईवीएम ईमानदारी से चुनाव, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकती। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। ये मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 24 अप्रैल 2017 को जस्टिस, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, नाम के साथ बोल रहा हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 केस पेंडिंग है, अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है, ना जवाब देगा। जवाब ही नहीं है तो कहां से देगा? ऐसे ऐसे सबूत दिए हैं, कोई जवाब है नहीं है। तो इसलिए मैं कहते रहता हूं कि ईवीएम मशीन चोर है। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करने वाली मशीन है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। रिकॉर्ड करो भाई, तुम नहीं करोगे तो मैं खुद ही करता हूं, ठीक है? हाँ, और ये लाइव चल रहा है। ईवीएम मशीन वोटों का चोरी करने वाली मशीन है और चुनाव आयोग चोरों का, क्योंकि 13 लाख मशीन है तो 13 लाख चोर है और चोरों का सरदार कौन है? चुनाव आयोग है। साला 3 चोर है। चुनाव आयोग को मैंने कहा बुरा लगा होगा, आप लोगों को बुरा लगा होगा, कोर्ट में केस करो तो, करो तो, मेरे खिलाफ करो तो केस। तुम क्या करोगे मेरे खिलाफ केस? मैंने ही तुम लोगों के खिलाफ पहले केस करके रखा हुआ है, तुम मेरे खिलाफ क्या कर लोगे? मेरा केस पेंडिंग है, निर्णय नहीं कर रहे हैं। अभी ये कोविड का कारण बता रहे हैं। अगर मेरे 24 अप्रैल 2017 के निर्णय पर 2019 के लोकसभा के चुनाव में अगर चुनाव हो गया होता तो 200% गारंटी से कहता हूं नरेंद्र मोदी चुनाव हार गया होता। इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी को चुनौती दिया कि तुम ईमानदारी से चुनकर आए हो, आए हो? तुमको यकीन है तुम ईमानदारी से चुनकर आए हो? यकीन है तुम्हें? अब तुम देश के प्रधानमंत्री हो, इसका मतलब है तुम्हारे पास सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे ज्यादा शक्ति है। मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल करो, मुझे अरेस्ट करो, मुझे जेल में डालो। चलो, मैं कहता हूं देश में
3.5% ब्राह्मण। ग्राम पंचायत में अगर ईमानदारी से चुनाव करवाते हो तो 3.5% वोट के आधार पर, अरे ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकते, सरपंच बनाने की तो बात ही छोड़ो, तुम पंच नहीं चुनवा सकते, सरपंच क्या बना लोगे? 3.5% से पंच चुनकर आता है? चौधरी आता है क्या? मैं तो देश का गांव का रहने वाला हूँ, हमारे गांव में हमने चुनाव लड़वाए ग्राम पंचायत के, अरे हम जानते हैं भाई। अरे तो चौधरी साहब को तो हम एविडेंस रख रहे हैं ना। तो इसलिए गांव में 3.5% वोटों के आधार पर अरे पंच नहीं चुनवा सकते, सरपंच बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट करवा रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, ये नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है, ये नॉमिनेटेड बाय आरएसएस एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। ये नॉमिनेटेड अंग्रेजी का शब्द है, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, ये बाबा साहब आंबेडकर का इस्तेमाल किया हुआ शब्द है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, बताता हूं। अगर आपको देशी भाषा में बताया जाए तो जल्दी समझ में आएगा नॉमिनेटेड का क्या अर्थ होता है। देखो गांव में क्या होता है, शादी होती है, शादी होने के बाद में आदमी जो शादी किया हुआ है वो क्या करता है, वो परिचय देता है, ये कौन, ये मेरी शादीशुदा बीवी है। ये कौन है? ये मेरी शादीशुदा बीवी है। और ये ऐसी रखी हुई है। ये कौन है? ये ऐसी रखी हुई। तो गांव की बात बोल रहा हूं, उदाहरण, ये ऐसी रखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों का ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री है। चलो 2-4 लोगों को समझ में आएगा, ज्यादा लोगों को तो समझ में नहीं आएगा। ये राजकाज और व्यवस्था का मामला है, सामान्य मामला नहीं है। और ये बातें मैं चुनाव में इसके पहले कई बार बोल चुका हूं और बाहर ही घूम रहा हूं, क्योंकि मैं ये कानून के दायरे में रहकर बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी ओबीसी का है, ओबीसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। अरे तुम ओबीसी के प्रधानमंत्री हो, ओबीसी की जाति आधार गिनती करने के बजाय उसका विरोध करने वाला हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। अरे तुम ओबीसी का होकर ओबीसी के विरोध में काम कर रहे हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम अपने ही लोगों के खिलाफ में हलफनामा दाखिल कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता? गधे से गधे आदमी को समझ में आता है, गधे से गधा आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी दो। सुन लो, बहुत खास बात बता, गधे से गधे आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी दो। अब कहो कि ये बाया पैर जो है ना अपने हाथ से काटो तो गधे से गधे आदमी, गधे से गधा आदमी क्या कहता है? गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपने ही हाथ से अपना पैर काट दूं। तो गधे को, गधे से गधे आदमी को जो बात समझ में आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आती। कहा जा सकता है इसे? नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब जानबूझकर अपने ही लोगों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इससे सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों के और आरएसएस के इशारे पर काम कर रहा है। सबूत के साथ बोल रहा हूं साथियों, ये है देश की परिस्थिति और इसको बदलने के लिए हमने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। इसलिए बता रहा था कि ये है परिस्थिति। अब 1-2 बातें आपको बताना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, 4 बजे तक है और 14 मिनट बाकी है। तो 14 मिनट अगर है ही, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने रात के 10 बजे तक बोलने की अनुमति दी हुई है। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 10 बजे तक। कोई चुनाव आयोग 10 बजे तक मेरे बोलने पर पाबंदी नहीं लगा सकता, मैं सुनता भी नहीं। अगर मैं उतारू हो जाऊं तो मैं 10 बजे तक भी मानने के लिए चुनाव आयोग का आदेश तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग ने किया है कि मुझे 4 बजे तक क्यों, ज्यादा बजे तक क्यों नहीं बोलने का दिया। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरोध में तो तुम्हारे पास है नहीं। मैं अभी 14 मिनट में ही आपको कुछ बात बताना चाहता हूं साथियों कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। देखो नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, विकास 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 विकास। साला कितनी बार बोल रहा भाई विकास। तो हमने गांव के एक बुजुर्ग को पूछा कि चचा विकास को जानते हो? जानते हैं। ये कौन है? वो तो हमारे गांव में नारायण के बेटे का नाम है विकास। तो जो गांव का जो आदमी है उसको ये विकास क्या है ये पता ही नहीं है। विकास क्या है? डेली नरेंद्र मोदी विकास 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 बोलते रहता है, मगर गांव के आदमी को विकास क्या है इसका कोई अता पता नहीं है। तो नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में कहता है कि हमने 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में
तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या होता है थोड़ा आपको समझा दूं ताकि आपको पता चले। रोडवेज की बस में बैठना है तो बस स्टैंड जाना पड़ता है ना, रेलवे स्टेशन जाना है, रेल में बैठने के लिए तो रेलवे स्टेशन होता है। उसी तरह से जो फ्लाइट है, जो एरोप्लेन है, वो उड़ने के लिए जो जगह होती है उसको एयरपोर्ट बोलते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने 13 एयरपोर्ट बनवाए। चलो मान लेते हैं कि 13 बनवाए भाई। तो हमारे जो लोग हैं उनके लिए इसका क्या महत्व है एयरपोर्ट का, आपको बता। जब फ्लाइट उड़ती है, आवाज आता है जोर से, तो हमारा आदमी घर के अंदर चूल्हे के पास रहता है सेकता हुआ। जब आवाज आती है फ्लाइट की तो एकदम दौड़ते हुए आंगन में आए, एकदम दौड़ देख, अरे एरोप्लेन भाई ऐसा देखता है। बस देखने के लिए ही एरोप्लेन है, बैठने के बारे में वो जिंदगी में कभी सोचता नहीं है। ऐसा कोई ख्याल भी उसके दिमाग में नहीं आता कि साले बैठेंगे। और अगर बैठने के लिए एरोप्लेन हमें नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी तुम्हारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को साले चाटने का क्या? जैसे अचार खाना खाते वक्त आदमी चाटता है, वैसे चाटे क्या तुम्हारे एयरपोर्ट को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जब बैठने के लिए अवेलेबल नहीं तो क्या करे? एक तो ये बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई देखो हमने उत्तर प्रदेश में विकास में क्या किया। 1 लेन रोड था, 2 लेन रोड बनाए, 2 लेन रोड था, 4 लेन रोड बनाए, 4 लेन रोड था, 6 लेन रोड बनाया, 6 लेन रोड था, 8 लेन रोड बनाया। बनाया तो सही, बात तो सही है, मानना पड़ेगा, सही है, मानना पड़ेगा। हाँ भाई बनाया तो सही है, मगर वहां लिख दिया 8 लेन 6 लेन लिख दिया, इस पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, इस पर साइकिल नहीं चला सकते, इस पर पैदल चलने पर पाबंदी है। साली क्या करने का, चाटने का तुम्हारा 8 लेन रोड। जब हमारे पास साइकिल है, हमारे पास अपने पैर है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, बाकी कुछ है ही नहीं है, तो क्या करे तुम्हारे रोड का? हमें क्या चाहिए, हम गरीब लोगों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। देखो खास बात बता रहा हूं, क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। ध्यान रखना जो कह रहा हूं, रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। ये ध्यान रखो, इज्जत से। नहीं तो 5 किलो दे दोगे और हमारा खून साले हरामी का बनाओगे मुकद्दर खाकर।